नमस्कार दोस्तों, आज अपनी मूल अधिकार की फंडामेंटल राइट्स की जो अगली क्लास है, क्लास नंबर 3, उसको हम पढ़ रहे हैं। अर्थात अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया, पहले एक दिन मूल अधिकारों के बारे में जानकारी दी थी कि मूल अधिकार क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए, और दूसरी क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 12 के बारे में बताया था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आज हम अगली क्लास लेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट से आगे जो 13 है, न्यायिक पुनरावलोकन, 13वां जो अनुच्छेद है। अर्थात मैंने अब तक आपको जो बताया था दोस्तों, वो ये बताया था अब तक कि फंडामेंटल राइट्स जो है, मूल अधिकार जो है, वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये पहले का बताया हुआ है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 और 13 में परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। अनुच्छेद 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, मैंने ये चूंकि पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया। और फिर आज 13 की बात अपन करेंगे। 13 में तो 13 जो है दोस्तों, 13वां अनुच्छेद, इसमें अभी चूंकि मैंने आपके लिए स्लाइड तैयार की थी, तो आप लोग ये नहीं सोचें कि पहले का पढ़ा रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले जब स्ट्रीम हो रही थी तो मैंने ये स्लाइड तैयार की थी, तो आप इसको समझ लें, जिससे आपके सामने लिखने में समय व्यतीत ना हो। न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में? एक तो सीधा पहला प्रश्न ये, पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी रिव्यू, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से संबंधित है? तो सीधा उत्तर 13 है। आप कहेंगे कि सर 13 के अलावा क्या ये कहीं और भी है? नहीं। तो यहां मैं इस बात का भी हवाला देते हुए आगे बढ़ूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अनुच्छेद 13 में ही न्यायिक पुनरावलोकन का, जुडिशरी रिव्यू का, पुनरावलोकन का उल्लेख है। इसके अलावा कहीं भी नहीं। तो 13 के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल के अंदर जुडिशरी रिव्यू के बारे में बात नहीं है, सिर्फ 13 में एक बात। दूसरी, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशरी रिव्यू जो है वो क्या है? तो ये 3-4 तरह के कानून पर लागू होता है। जब भी कानून आपस में टकराते हैं, मान लो कि कोई संविधान बनाने से पहले कोई कानून था, निर्मित कानून, तो ये कानून उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक ये मूल अधिकार का विरोध करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि ये पुराना कानून है, ये कोई संविधान से पहले का ओल्ड लॉज, ये मूल अधिकार जो ये है इससे टकराया। तो जैसे टकराएंगे, मूल अधिकार का ये जो हिस्सा आगे निकला हुआ है, ये हिस्सा इसको ढक लेगा, यहां तक का जो हिस्सा है इसको ढक लेगा, और ये कानून का ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। अर्थात ये आगे बढ़ करके जैसे टकराएंगे तो ये नीचे चला गया और ऊपर से ये दिखाई देगा, इसी का प्रभाव रहेगा, फंडामेंटल राइट वाला जो लॉज है उसी का प्रभाव रहेगा। तो संविधान बनने से पहले अंग्रेजों के जमाने के जितने भी कानून थे, उन कानूनों के बारे में रूल नंबर 1 13 का काम करता है। अब इसके बाद यदि अपन बात करें, आप चाहो तो इसको लिख लो, और या फिर आप थोड़ी देर बाद लिख लेना, PDF आपको मिल ही जाएगी, समय खराब क्यों करें। 13 में जो अगला भाग है उसमें लिखा हुआ है कि संविधान निर्माण के बाद के कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे
जिस मात्रा तक ये मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं, यानी सेम टू सेम बात ओल्ड की होगी, पुराने कानूनों की, जैसे इस न्यू कानून की होगी, दोनों सेम है, ठीक है। और यहां अनुच्छेद 13 में एक और बात आपको पूछा जा सकता है कि कानून, लॉज क्या है, बताओ। कानून का नाम सुना है? लॉज क्या है? लॉज, कानून क्या है? इसमें क्या क्या शामिल होता है? क्या एक्ट कानून है, या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कानून है, या जुडिशरी के जो आईपीसी के लॉज हैं वो कानून है, या फिर जो प्रशासन लागू करता है कि हेलमेट पहन के चलो वरना चालान काटा जाएगा, ये कानून है? कानून में क्या क्या आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां न सिर्फ कानून की परिभाषा है, तो यदि ये भी पूछ लें कि कानून की परिभाषा कहां है, 13 में, ठीक है। तो एक बात ये भी ध्यान दें कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा दी गई है, या कानून को स्पष्ट किया गया है, कानून को डेफिनेशन दी गई है, कानून को परिभाषित किया गया, कानून को स्पष्ट किया गया। अब क्या क्या आता है कानून में, बताओ। तो राजश्री बताएगी, सॉरी जयश्री बताएगी, मैं मैसेज देख रहा हूं बेटा। तो इसमें यस, तो इसमें एक है अधिनियम, अर्थात हमारी संसद जिसे पास करती है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं। सारे एक्ट जो राष्ट्रपति जब संसद नहीं चल रही होती है तब अध्यादेश जारी करता है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। बता, समझ में आ रही है बात? ऑर्डिनेंस क्या है? जब राष्ट्रपति अपनी तरफ से कानून बना ले, कब? जब संसद की छुट्टी हो, सारे सांसद घरों पे बीबी बच्चों के साथ घूमने गए हुए हैं, मान लो बारिश का मौसम हो, और कानून की जरूरत पड़ गई, अचानक चीन ने भारत पर अटैक कर दिया। अब संसद को बुलाना और फिर कानून बनाना, जब तक तो हो जाएगा बेड़ा गर्क। तो राष्ट्रपति के पास में 6 महीने तक अपनी इच्छा से कानून बनाने का जो अधिकार है उसे अध्यादेश या क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस, ठीक है। और इसमें दो तो यहाँ आ गए। अब मान लो कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है कि हेलमेट लगाया जाना चाहिए, 2 से अधिक सवारी मोटरसाइकिल पीछे नहीं, एक ही सवारी पीछे बैठेगी, एक चलाने वाला 2। तो इसका मतलब वो आदेश, अर्थात जितने भी सरकार आदेश जारी करती है, सरकारी आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? अरे बता बावली, ऑर्डर। इसके बाद में जितने भी नियम एवं विनियम, नियम और विनियम अर्थात रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी नियम अपन बनाते हैं कि ऑफिस 9:30 बजे खुलेंगे, अधिकारी करेक्ट 9:30 बजे कर्मचारी के साथ में उपस्थित होंगे, जो लेट होगा उसे नौकरी से निकाला जाएगा। ये क्या हो गया? उस ऑफिस का रूल हो गया। तो इसमें मैं देख लेता हूं, अधिसूचना भी शामिल है। तो इसमें एक और कानून है दोस्तों,
वो है अधिसूचना, 5वां। अधिसूचना, इसका प्रॉपर मुझे वर्ड आ नहीं रहा अभी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अधिसूचना होती क्या है, अखबार में कोई नया नियम निकाल करके कि राजारामपुरा के अंदर से रिंग रोड निकाली जाएगी, जितने भी घर आएंगे सबको तोड़ करके फेंक दिया जाएगा, जारी हो गया अधिसूचना, पेपर में सरकार ने निकाल दी। तो ये भी इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 13 में कानून, और कानून शब्द की जगह यदि विधि आ जाए, यदि लॉ आ जाए, तो जब आपसे पूछा जाए कि बताओ लॉज की डेफिनेशन कहां मिलेगी, तो उत्तर कहां होगा, अनुच्छेद 13 में। और कानून की परिभाषा कहां मिलेगी, अनुच्छेद 13 में। विधि की परिभाषा डेफिनेशन कहां मिलेगी, अनुच्छेद 13 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में कानून को स्पष्ट किया गया। तो अनुच्छेद 13 में दो बात हो गई भाई, जो पूरे संविधान में नहीं है। क्या क्या, नंबर 1 जुडिशरी रिव्यू का उल्लेख, नंबर 2 लॉ, कानून या विधि को परिभाषित यहीं पर किया गया और कहीं पर भी नहीं किया गया। ठीक है, तो अब इसको उतार दो। ठीक है, उतारो। है नहीं, ओनली 13 अभी लिख दिया क्या बच्चों? ओके, अब मैं इसमें दो बातें और बताने जा रहा हूं। जैसे अपने को कोई कानून तो बना लिया, मान लो, मैं अगली स्लाइड पे बता देता हूं क्योंकि इसी को किचड़ पिचड़ करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मान लो कि हमने कानून तो बना लिया और एक लॉज बनाया हुआ था, एक लॉज बनाया हुआ था 7वें नंबर का लॉज। अब ये लॉज के साथ साथ जैसे कानून बनाया अपने कि गरीबों को लॉज जो है वो क्या है, मान लो कि एक कानून बनाया कि लड़कियों को नौकरियों में 50% आरक्षण दे दिया जाए। अभी सरकार कर रही है राजस्थान के विचार, ये लॉज हो गया। बट क्या सारी लड़कियों को ऐसा हक दे दिया जाना चाहिए? लॉज है कि लड़कियों को जो है जितनी भी नौकरी है, जब उनकी आधी जनसंख्या है को 50% नौकरी सरकारी जितनी भी उनको क्या दे देंगे, आरक्षण। ठीक है, लिख दिया। अब ये तो लॉज हो गया, बट बाद में पता लगा कि इस कानून का फायदा जो पैसे वाले शिक्षित परिवारों की लड़कियां थी जिनके माता पिता खुद गवर्नमेंट जॉब में है, कोई कॉलेज व्याख्याता, कोई स्कूल व्याख्याता, वो अपनी लड़कियों को शुरू से पढ़ाते आए हैं और उनकी लड़की ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है। फिर उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही उनको कोचिंग भेज दिया, वो कोचिंग भी साथ साथ कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो वो बहुत मजबूत हो जाती है। और फिर आरक्षण, तो जो संपन्न परिवारों की, एजुकेटेड परिवारों की जो लड़कियां हैं उनको तो मिल गया, लेकिन आम जो गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं उनको फायदा मिला क्या? नहीं मिला, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। पहले हक लड़के छीन रहे थे, अब उच्च स्तर की लड़कियों ने छीन लिया। तो अब इस लॉज में एक बायलॉ जोड़ा गया, बायलॉज कि जिनके पिता सरकारी अधिकारी है या थे, या मैं दोनों शब्द लगा रहा हूं, जिनके माता पिता सरकारी अधिकारी हैं या तो या थे, या एक बायलॉज हो गया, दूसरा बायलॉज और जोड़ दिया, जिनके पिता
या पति की वार्षिक आय 10 लाख है, उन महिलाओं को या इनको लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कानून तो बन गया 50% का, लेकिन विधि तो बन गई है, लेकिन उपविधि लॉज के साथ साथ बायलॉज, तो जो छोटे कानून है, छोटे छोटे, उस बड़े कानून को समझाने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनको बायलॉज कहते हैं। तो अब ज्यादा सही हुआ कि भाई जिनके माता पिता या पति के पास में जो गजेटेड अधिकारी पहले ही हो गया, जिनका बाप पहले ही गजेटेड अधिकारी बन गया, उनकी बेटी को फिर से तुम आरक्षण देकर ये गजेटेड बना रहे हो, तो ये आम आदमी को कहां फायदा पहुंच रहा है? इसका पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा। फिर तो समस्या है, इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 कानून और जोड़ दिए। लेकिन ये इस कानून के छोटे हिस्से हैं, इन्हें लॉज नहीं कह सकते, इन्हें बायलॉज कह सकते, इन्हें ये विधि है, विधि, और इन्हें उपविधि कहेंगे। उपविधि को भी इसमें शामिल किया गया, यानी उपविधि, तो विधि और उपविधि, यानी मैं यहां लिख रहा हूं, अतः विधि एवं उपविधि को भी कानून माना गया। कानून का डेफिनेशन दे रहे हैं ना, तो ये डेफिनेशन कौन सी होगी? 7वें। ये तो मैंने फालतू में आपको समझाने के लिए लिख दिया, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है भाई? ये तो कोई लिखना नहीं है ना, ये ठीक है। एक बात, 8वें नंबर की एक बात और, कई बार जिसको काम करना होता है वो काम नहीं करता, दूसरे अधिकारी छोटे वाले कह देता तू काम कर ले, तो डेलीगेटेड लॉज कहते हैं, प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान, इसे डेलीगेटेड लॉज के नाम से जानते हैं, को भी कानून माना गया। डेलीगेटेड का मतलब, जैसे मान लो मैं एसडीएम हूं, सॉरी मैं कलेक्टर हूं जयपुर का, और तुझे मैंने चोमू के एसडीएम बना दी, मेरे को पानी के अभाव वाले क्षेत्रों के लिए कानून बनाना था। मैंने देखा कि जयपुर में चारों तरफ पानी पानी है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, बिशलपुर का कहीं कहीं का, कहीं कहीं का, एकमात्र जगह चोमू है, पानी की कमी, लोग त्राय तय करें, तो मैं पूरे जयपुर के लिए कानून बनाऊं, पावर तो मेरे पास है। मैंने तुम्हें लिखित में दे दिया कि आप चोमू के लिए पानी का कानून बना ले, मेरी तरफ से वो कानून मेरा कानून माना जाएगा। अब आपका वो कानून जो है वो भी इसमें शामिल है। इस कानून को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, यानी काम मेरा था, मैंने डेलीगेट कर दिया किसको? आपको, ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल माने जाएंगे। तो ठीक है, ये अपना जो है वो इस लॉज की परिभाषा जो मैंने बताई थी आपको कि अनुच्छेद 13 में लॉज विधि में क्या क्या शामिल है? अधिनियम संसद द्वारा पारित, अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा पारित, सरकारी आदेश यानी ऑर्डर, नियम और विनियम, रूल और रेगुलेशन, अधिसूचना, और इसके साथ साथ दोस्तों लॉज और सब लॉज यानी कि विधि और उपविधि और प्रत्यायोजित विधान, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी आपको आर्टिकल 13 के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि मैं 4 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। एक, हमारे संविधान के कितने आर्टिकल्स में जुडिशियरी रिव्यू के बारे में, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में
बात हुई है। कितनी, बता, कितने आर्टिकल्स में बात हुई है? बस तो फिर बोल क्यों नहीं रही? तो ऐसे घबरा रही है जैसे तो तुझे कहीं कोर्ट में खड़ा कर दिया हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अनुच्छेद संविधान के किस आर्टिकल्स में लॉज, बायलॉज, रूल्स और रेगुलेशन, एक्ट और ऑर्डिनेंस, इन सब की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशंस 13। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम बात करेंगे मूल अधिकार कितने, मूल अधिकार कितने? 23 है मूल अधिकार। अभी तक जो मैंने बताया वहां से आओ और देखो, बावड़े 23 है, 23 ऐसे थोड़े ना 23। मैंने बताया कि मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक, और इसमें परिभाषा कितने में? 2 में। अब मूल अधिकारों के टोटल अनुच्छेद कितने हो गए? एक बात तो ये होगी, बहुत ही स्पष्टता से समझो। एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए मूल अधिकार के कितने आर्टिकल्स हैं, कितने? तो गिनती नहीं आती क्या? बता, अरे गिन, देश अब तक देशी बतानी पड़ेगी। 12 से लेकर 35 तक की गिनती कर ले, कितने आर्टिकल हैं? 12, 13, गिन 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 के बताओ, फटाफट बताओ। ये भी मैं गिन के बताऊंगा क्या? गिन लो एक बार। कितने हुए? 24। 23 है, 24 है। तू गिन तो, इसका मतलब तूने गिना नहीं है। हाँ, तो आर्टिकल 12 to 35 टोटल आर्टिकल हो गए 24। बट ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 31 अभी क्लोज्ड है, निरस्त है। आर्टिकल 31 जो है वो बंद हो चुका है, संपत्ति का मूल अधिकार। तो ये संपत्ति का मूल अधिकार अब नहीं है, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इसलिए 31 एक निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे? 23। तो अब जब सीधा क्वेश्चन आए कि मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट का उल्लेख कितने आर्टिकल्स में है, तो उत्तर होगा 23। ठीक है, तो 23 आर्टिकल्स, 23 आर्टिकल में अनुच्छेद आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का उल्लेख। ठीक है, मूल अधिकार कितने? 6। बेसिक फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले बताओ। हाँ बताओ। राइट ऑफ, हाँ ठीक है। दूसरा राइट टू फ्रीडम। पहला क्या बोला तूने? राइट टू एक्सपोर्टेशन। इसको राइट टू इक्वलिटी नहीं बोलेंगे क्या? ओके ठीक है। तो पहला है दोस्तों इक्वलिटी का, यानी कि समानता का अधिकार।
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों इन माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन एंड कल्चर का या के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और नंबर 6 संवैधानिक या चलो हाँ संपत्ति का भी लिख देते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा बाद में। और 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ पढ़ने तो 7 पढ़ेंगे ना, जो हट गया उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कब हटा, कैसे हटा, क्यों हटा, किसने हटाया, कहाँ डाला, कहाँ से हटाया, कौन सा केस था, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब इनके अनुच्छेद समानता वाले के 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, फिर 25 से 28, 29 और 30, ये 31, 32। तो ये अनुच्छेद है, इनके साथ मैंने इनको लिखा है। तो आप जो है इसको फटाफट अपने कॉपी में उतार लो, फिर इनके ऊपर एक एक करके डिटेल से मजे ले करके अपने इनको चबा चबा के पढ़ेंगे। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, एक एक याद करा दूंगा, फटाफट लिखो। मूल अधिकारों को 6 ही करेंगे, मैं करा दूंगा आपको, या फिर मैं यहां पर ये लिख देता हूं। ले 44 में संविधान संशोधन द्वारा निरस्त, और इसको कर दे 6 नंबर। इतना कंफ्यूज मत हुआ कर, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इसको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेगा तो पढ़ेंगे। ये ले, ये निरस्त है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बाद में पूरा डिटेल से लिखूंगा। तो 6 को लिखकर काट दो और फिर 6 लिख दो, ठीक है बेटा। अब लिखो इनको फटाफट। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आर्टिकल 29 और 30 जो है ना, उसमें अल्पसंख्यक शब्द स्पष्ट रूप से माइनॉरिटीज का उल्लेख है, इसलिए हमें पढ़ना है। वेरी गुड।